हमने बात करा था डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट इंटीग्रेशन जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो एक तरह से सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि आज की क्लास में हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, ठीक है, या डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्या यूज है, क्या उसके एप्लीकेशन है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो है बताया था आपको कि डिफरेंट इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन होता क्या है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन जस्ट एक तरह से आप बोल सकते हो कि किसी भी कर्व का एरिया होता है ना। हमने आपको बताया भी था कि डिफरेंट इंटीग्रेशन जो होता है उसको एरिया फंक्शन कहा जाता है। यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया फंक्शन होता है। यानी किसी भी फंक्शन का जो एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है, किसी भी फंक्शन का आप एरिया कैलकुलेट करोगे, फंक्शन स्टैंड फॉर, आप ऐसे बोलो किसी भी कर्व का, है ना, फंक्शन से अच्छा उसको आप कर्व बोलो। ठीक है, तो किसी भी कर्व का अगर आप एरिया कैलकुलेट करो तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग वही देखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन का एरिया यानी किसी भी कर्व का एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एरिया अंडर कर्व के बारे में। ऑल ओके, देखिए एरिया अंडर कर्व में है ना मोस्टली आपके 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल आज की क्लास में केवल एक या दो, है ना, मान लो आप 2 तरह के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी के टाइप जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स आपको क्या चाहिए, कोई फंक्शन है और ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिस फंक्शन का आप एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हो या किसी भी फंक्शन का या किसी भी कर्व का अगर आप एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हो तो वो जो फंक्शन होना चाहिए वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो ये, ठीक है, वो जो होना चाहिए क्या चाहिए, होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, अच्छा कंटिन्यूअस कहां से कहां होना चाहिए, तो जो भी इंटरवल दिया हुआ यानी क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि भाई जो भी फंक्शन है क्या वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, यानी जिस इंटरवल में उसका हमको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या है, ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल है। तो इस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यानी और लोग यहाँ तक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप डिसकंटिन्यूअस का एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपने समझ लेना सबसे पहली बात कि आप एरिया अंडर कर्व यानी एरिया किसी कर्व का एरिया तभी निकाल सकते हो कि जब वो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो, आपका कंटिन्यूअस हो। और कहाँ कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल ए में क्या हो, कंटिन्यूअस है, होगा ना, तभी आप जो उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। और लोग अभी देखो अब कितना तरह के पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कितना तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। तो ठीक है, एक आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कि भाई आपके पास एक कोई कर्व दिया रहेगा, ठीक है, कर्व दिया रहेगा और एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट के बीच का आपको बोला जाएगा कि आपको एरिया निकालना है। ठीक है, आपको बोलेगा कर्व एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट के बीच का आपको जो है एरिया निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो है एक कर्व का एरिया निकालना है लेकिन वाई एक्सिस के बीच में और एब्सिसे के बीच में, है ना। देखिए यहाँ पे एब्सिसा हमने लिखा हुआ है जो कि प्लुरल होता है, एब्सिसा जो होता है वो सिंगुलर होता है और जबकि एब्सिसा जो होता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली 2 तरह के प्रश्न मिलते हैं। फिर से आपको बोला जाएगा कि भाई आप एरिया कैलकुलेट करो, एक कर्व का एरिया कैलकुलेट करो, लेकिन वो जो कर्व है, ठीक है, वो कहां पे, एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। ठीक है, और ऑर्डिनेट के बीच में, या आपको ऐसा बोला जा सकता है कि आपको एक कर्व दिया जाएगा और आपको वाई एक्सिस और एब्सिसे के बीच में क्या करना, आपको एरिया कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। ठीक है, देखो किस प्रकार से। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कि आपको ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिया और लोग के यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मान लो यहाँ पे आपका कोई कर्व है ना, ये आपका कोई क्या हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये क्या हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, कर्व हो गया आपका, और ये हो गया आपका ऑर्डिनेट, है ना, ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनेट। तो बोल देगा भाई इसका आपने क्या करना, एरिया कैलकुलेट करना है ना। अच्छा ये भी बोल सकता है कि मान लो कि ये आपका कर्व हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका कर्व हो गया और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया आपका एब्सिस हो गया। बोल देगा भाई इसका एरिया आप क्या करो, कैलकुलेट करो। तो मोस्टली ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऊपर में कर्व है ना, एक इस प्रकार का कर्व है ना, और एक यहाँ पे नीचे भी कर्व है ना, इस तरह का 2 कर्व आपको दिया जा सकता है और फिर बोलेगा भाई इसका आप एरिया कैलकुलेट करो, यानी इन दोनों कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, तो बहुत तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं इसमें, यानी मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे 5 तरह के क्वेश्चंस के बारे में और आज की क्लास में हम लोग 1 या 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने पढ़ना क्या है। अच्छा अभी देखो
ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी हम लोग को एरिया अंडर कर्व को अगर सीखना है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। वो क्या क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए आपको? कोनिक सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये जो कोनिक सेक्शन है इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको कोनिक सेक्शन का नॉलेज नहीं भी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उसका हम आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बता देते हैं और इसका हम ग्राफ बता देते हैं आपको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अगर मान लो आपको कोनिक सेक्शन ध्यान में नहीं भी है तब भी चलो। जैसे जैसे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा सर्कल, है ना। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा? सर्कल। तो सर्कल का डायग्राम इस प्रकार, सर्कल तो आपको पता होगा ये सर्कल होता है ना। और सर्कल का इक्वेशन आपने ध्यान में रख लेना है, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो इस सर्कल का इक्वेशन होता है, इस बात का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, जहां पे ये जो एच है और जो के है आपका, ये सेंटर है, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट है। सेंटर का क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि सर्कल जो है ना उसका सेंटर ऑरिजिन पर है। मान लेते हैं कि भाई हमारा अगर सेंटर जो है वो हमारा कहाँ पे है? ऑरिजिन पर है ना। जब सेंटर ऑरिजिन पर है तब जो एच है और जो के है आपका, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। और जो के है आपका, जो के है ये भी के क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपका सेंटर पर है तो एच भी, सेंटर अगर ऑरिजिन पर है तो एच भी जीरो हो जाएगा और के भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी अब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो है ना, आपको ये इक्वेशन याद रख लेना है, किसका? सर्कल का, ठीक है। आपको डायग्राम तो पता ही होगा कि भाई डायग्राम इस प्रकार से डायग्राम होता है, तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रख लेना। सर्कल की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको पैराबोला, ठीक है, आपको जो है पैराबोला का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। और पैराबोला क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग पैराबोला क्या होता है उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग सिंपल समझेंगे कि भाई इसका ग्राफ कैसा होता है एंड, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है एंड इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, हम लोग केवल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो नॉर्मली जो होते हैं चार तरह के पैराबोला होते हैं, है ना। एक होता है राइट वर्ड पैराबोला, एक होता है आपका लेफ्ट वर्ड पैराबोला, है ना, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। एक होता है आपका अपवर्ड पैराबोला और एक होता है डाउनवर्ड क्या चीज? पैराबोला। तो नॉर्मली चार तरह के पैराबोला होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग केवल क्या करेंगे, हम लोग केवल ना डिस्कस करेंगे राइट वर्ड पैराबोला के बारे में और अपवर्ड पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों मतलब मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना इन्हीं दोनों पर आते हैं, या तो राइट वर्ड पैरा बोल देगा या तो अपवर्ड पैरा बोल देगा। तो राइट वर्ड पैराबोला का आपको इक्वेशन याद रख लेना है, इसका होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, और इसका आपको याद रख लेना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। तो इन दोनों का आपने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना आपको कि राइट वर्ड पैराबोला जो होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है एंड जो अपवर्ड पैराबोला होता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा इसका जो स्केच है ना वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये देखो, इस तरह का ये होता है अपवर्ड पैराबोला, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ये जो होता है इस प्रकार का अगर आ जाएगा आपको तो ये होता है राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो ना एक चीज और यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहेंगे, वो आप थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, सिमेट्रिक सिटी या सिमेट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका भी आपने ध्यान में रखना होगा। देखो, ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी दोनों का जो दोनों जो है ना इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या दोनों का एरिया बराबर है, ये यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या है? बराबर है, यानी हम लोग बोलेंगे जो ये आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, ये देखो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों क्या है? बराबर है ना, यानी हम लोग बोलेंगे भाई क्या चीज ये आपका सिमेट्रिक है। तो एक आसान सा तरीका आपको बता रहे सिमेट्रिक पहचानने का, ठीक है। एक आसान सा तरीका कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का है ना, अगर आपका जो है एक्स स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर से, अच्छा ऐसे बोलो कि अगर आपका एक्स का, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर एक्स का, हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं फिर से आपको समझाते। देखो, आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो देखना है कि अगर एक्स का पावर जो अगर वो इवन है ना, एक्स का जो पावर अगर क्या चाहिए वो इवन है, तो वो जो कर्व होगा वो आपका सिमेट्रिक होगा, है ना। वो जो कर्व होगा वो क्या होगा? आपका सिमेट्रिक होगा। और किस कैसे सिमेट्रिक होगा? तो अबाउट वाई एक्सिस, बस ये बात आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर y का पावर ऑड इवन होगा, ठीक है, y का पावर क्या होगा? अगर इवन होगा, ठीक है, अगर y का पावर इवन होता है तो ये क्या होगा? आपका सिमेट्रिक होगा, यानी जो कर्व होगा ना, ये कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कर्व होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है। कर्व जो होगा आपका वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, लेकिन अलोंग अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बात, इन दोनों बातों का आपने ध्यान में रखना है, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो, थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं आपको और अच्छे तरीके से। देखो, अभी हमने क्या करा था, हमने आपको
दो इक्वेशन बताए थे, एक राइटवर्ड पैराबोला का और एक हमने आपको बताया अपवर्ड पैराबोला का। तो ये अपवर्ड पैराबोला था ना, क्या था अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था 4ay था, है ना, यही था अपवर्ड का इक्वेशन आपका। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का जो पावर है वो इवन है कि नहीं है, तो ये जो होगा ना ये आपका इस प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसका स्केच ड्रॉ करोगे, तो ये देखो ये दोनों क्या आपका सिमेट्रिक है ना, और किसके अलोंग सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस के। उसी प्रकार से ये देखो आपका अगर ये इवन है, यानी ये देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4x होता है ना, राइट वर्ड पैराबोला का, है ना। तो जब अगर इसका कर्व ड्रॉ करोगे, है ना, जब इसका क्या करोगे कर्व ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से आएगा, है ना, इस प्रकार से आएगा इसका कर्व आएगा। यानी यहाँ भी देखोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या आपका सिमेट्रिक है ना, ये दोनों क्या आपका सिमेट्रिक है। ऑल ओके ना, ये दोनों क्या आपका सिमेट्रिक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है क्या, फिर से कि अगर x का पावर इवन है तो आपका जो कर्व होगा वो क्या होगा सिमेट्रिक होगा, कर्व क्या होगा सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। अगर y टू द पावर इवन है, यानी y का पावर अगर इवन है तो कर्व जो होगा सिमेट्रिक होगा, लेकिन किसके अलोंग, अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने दो चीज समझ लिया, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने सर्कल का थोड़ा देख लिया और हमने पैराबोला के बारे में बात कर ली। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा इलिप्स का। ठीक है, तो आपको पता होगा कोई इलिप्स दो तरह के होते हैं, है ना, एक होता है हॉरिजेंटल इलिप्स, दूसरा क्या चाहिए होता है वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, एक होता है आपका कौन सा इलिप्स, हॉरिजेंटल इलिप्स होता है ना, और एक कौन सा इलिप्स होता है आपका वर्टिकल इलिप्स होता है। तो इलिप्स दो तरह के होते हैं, तो हॉरिजेंटल इलिप्स यानी इस तरह का होता है तो हॉरिजेंटल इलिप्स होता है, और इस तरह का होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा इलिप्स का भी आपको डायग्राम ध्यान में रखना है कि भाई इलिप्स का डायग्राम क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो भी ध्यान में रखना है। तो इसका याद रख लेना आपको, होता है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है, और थोड़ी बातें और आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे ये क्या होता है आपका मेजर एक्सिस होता है ना, ये जो होता है आपका, ये जो होता है कौन सा एक्सिस होता है, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, ये कौन सा एक्सिस कहलाता है माइनर एक्सिस कहलाता है, और ये आपका वर्टेक्स होता है। ये जो होता है दोनों क्या होता है वर्टेक्स होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, ये 2a होता है ना, और ये जो पॉइंट होता है कितना होता है a0 होता है ना, और ये पॉइंट कितना होता है -a0 होता है। तो थोड़ी बहुत जो है ना आपको जानकारी होनी चाहिए, किसका, इलिप्स का जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी भी नहीं है ना, तो अगर आपको केवल डायग्राम जो उसका स्केच होता है जो इलिप्स का वो अगर पता है, एंड आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ना कि उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो अब भी आप इजिली कर लोगे। ये देखो वर्टिकल है तो उसका कुछ नहीं करना है, जहां पे ए है ना वहां पे बी कर देना है, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 1। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑल ओके ना, चलिए ये तो हो गई बात थोड़ी इलिप्स की। तो हमने सर्कल की बात कर ली, हमने पैराबोला की बात कर ली, हमने इलिप्स की बात कर ली। ऑल ओके ना, अच्छा अब एक चीज और बच गया जिसका यूज आपको मिल सकता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन के तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन के आपने पढ़ा होगा, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इस फॉर्म का यूज करेंगे मेनली, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे सबसे अधिक यूज करने वाले हैं। ऑल ओके ना, अच्छा यहाँ पे आपको अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे m क्या होता है हमारा स्लोप होता है ना, m हमारा क्या होता है स्लोप होता है, जबकि जो हमारा c होता है, c को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना, सी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ये स्केच का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपने क्या रखना है ध्यान रखना है कि भाई क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ऑरिजिन से पास करेगा आपका स्ट्रेट लाइन जो है, अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो क्या हो जाता है y इक्वल टू mx। ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो है नहीं, c 0 हो गया। चलिए सी यहाँ पे क्या आपका तो y इंटरसेप्ट, ये आपको ध्यान होगा, सी जो होता है कौन सा इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है। चलिए तो हमने ये समझ लिया कि भाई क्या क्या आपको चीजें की जरूरत पड़ेगी किसको पढ़ने में, तो एरिया अंडर कर्व को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, एंड कंटिन्यूअस तो है लेकिन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा कि भाई क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, यानी आपको पैराबोला, आपको इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, है ना, एक और की आपको जरूरत पड़ सकती है हाइपरबोला। ठीक है, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाइपरबोला में कुछ होता नहीं है, देखो पता है क्या होता है हाइपरबोला में, इस तरह का आपने पढ़ा होगा भाई, इस तरह का हाइपरबोला होता है ना, इस तरह का आपका एक ऊपर भी होता है एक नीचे भी होता है। ठीक है, इस तरह का हाइपरबोला होता है। ये आपका दो तरह का हाइपरबोला होता है ना, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या हो गया वर्टिकल। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है और ये कौन सा आपका वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा
इसका क्या होता है इक्वेशन, अगर आप देखो तो कुछ नहीं होता, जहां प्लस था ना वहां पे माइनस कर देना, यानी इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस हो जाता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है इलिप्स में और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें प्लस होता है और इसमें क्या होता है हमारा माइनस होता है। तो ये हमको यहाँ से इक्वेशन मिल गया, किसका मिल गया, हाइपरबोला का। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ लिया कि भाई क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और लोग यहाँ तक। अभी देखो, अब हमको कुछ रूल्स को समझने होंगे। ठीक है, हमको क्या करना होगा, कुछ रूल्स को समझना होगा, तभी जाके आपको एरिया अंडर कर्व के आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, और ये आपकी क्लास 12th में यानी बोर्ड में फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, इसीलिए इसको आप जो है ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हमको, यानी क्या क्या रूल्स होंगे। ठीक है, मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल क्या है कि आपने स्केच ड्रॉ करना है, यानी ड्रॉ और रफ स्केच। सबसे पहले आप काम करोगे कि जो भी आपको दिया रहे कंडीशन, उसका आप क्या करो, एक रफ स्केच ड्रॉ करो। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये कर लेना है। ठीक है, रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है सिमेट्रिसिटी की, क्या क्या भाई वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, यानी आपको जो है सिमेट्रिसिटी क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी चेक करने का मतलब ये हुआ कि आप देखो कि दोनों पार्ट्स इक्वल है कि नहीं है, जो भी जितने पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहे हैं वो सारे पार्ट्स इक्वल है कि नहीं है, ये आपको देखना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कर देना है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने जो है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है ना वो आपने ड्रॉ करना है, ये बात भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो कि ड्रॉ और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अच्छा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करने के बाद आपको जो है ना देखना होगा कि भाई ये जो स्ट्रिप है ना ये कहां से कहां तक मूव कर रहा है ना, ये जो आपका स्ट्रिप है वो कहां से कहां तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी उसके बाद जो है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, देखिए फिर से सबसे पहले जो भी कंडीशन दिया है उसका हम लोग क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, उसको हम चेक करेंगे क्या वो जो भी आपका कंडीशन दिया हुआ है क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहां पे इंटरसेक्ट करे, जहां पे कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहे वो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पता करेंगे कि भाई इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरवल कि किस इंटरवल में ये जो हमने ड्रॉ करा हुआ है, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ड्रॉ करा हुआ है ये कहां से कहां तक मूव कर सकता है, यानी इसका हम एक तरह से हमको जो है इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद इंटरवल फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या करना होगा, हमने सिंपल तरीके से उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। ठीक है, हमने क्या करना होगा, इंटीग्रेट हमने कर देना होगा। ठीक है, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे आपको आपका जो रिजल्ट है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से क्या करा, सिंपल तरीके से प्रोसेस को समझ लिया कि भाई क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है या क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। फिर से एक बार रफ स्केच ड्रॉ करो, उसके बाद सिमेट्रिसिटी चेक करो कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। फिर आप क्या करो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करो, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज वेल एज पैरेलल टू वाई एक्सिस, आप कैसे भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, आपको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। और ओके ना, उसके बाद क्या करोगे आप कि इंटरवल फाइंड आउट करोगे, आप ऐसे बोलो उसको लिमिट फाइंड आउट करोगे। क्यों फाइंड आउट करोगे कि भाई आपको जो है ना ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने ड्रॉ करा हुआ है ये आपको देखना है कि कहां से कहां तक क्या करेगा, मूव करेगा। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है ना। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, और जैसे आप इंटीग्रेट करोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमने समझ लिया कि भाई क्या क्या रूल्स हैं एंड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने समझ लिया। अच्छा, और हमने ये भी समझ लिया कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने 3 बातें समझ ली। चलिए, ये तो हमने बेसिक जान लिया कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है ना समझिएगा आप, और हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि भाई आपने जो है ना एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक एरिया कैलकुलेट करना, और आपके पास एक कर्व गिवन है ना, आपके पास एक कर्व गिवन और उसका आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, और लोग कि आपके पास एक कर्व गिवन है और उसका आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो कर्व है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपके पास कर्व है ना, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है ये आपका कर्व है। ठीक है, अच्छा, और
लैटिस रेक्टम है ना, लैटिस रेक्टम और ये जो कर्व है ना, इसके बीच का आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन को हम पूरा एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब यहाँ पे कर्व क्या है आपका, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कर्व है और लैटिस रेक्टम है, तो इन दोनों के बीच का आपको जो है क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। और ओके ना, इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। चलिए करके दिखाते हैं आपको भाई इन दोनों का एरिया हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आपको पहचानना होगा कि भाई ये क्या है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है ये क्या है। तो हमको पता है कि भाई ये पैराबोला है, और ये कौन सा पैराबोला है, तो एक राइटवर्ड पैराबोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रफ स्केच हमने यहाँ पे ड्रॉ करा कि भाई ये जो हमारा है एक राइटवर्ड पैराबोला है। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि सबसे पहले आपने रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है। और रफ स्केच आप तभी ड्रॉ कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई, आपको जब नॉलेज होगा कि पैराबोला का क्या होता है, कर्व, हाइपरबोला का, इलिप्स का, सर्कल का, लाइन का, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक वो और वर्ड आ गया लैटिस रेक्टम। तो ये देखो, ये होता है फोकस आपका, है ना, ये क्या होता है, फोकस। और ऊपर से जो लाइन गिरता है ना, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन ये होता है ना, जो फोकस से पास करता है ना, इसको बोलते हैं लैटिस रेक्टम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस रेक्टम। और ओके ना, इसको बोलते हैं क्या चीज, लैटिस रेक्टम। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक यहाँ पे सिंपल तरीके से इसका कर्व ड्रॉ कर लिया। हमको क्या करना है, इसका यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का एंड लैटिस रेक्टम के बीच का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और लोग के यहाँ तक अभी देखो आप, हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था कि भाई आप कर्व ड्रॉ कर लो, तो हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखो कि भाई क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है, यस सिमेट्रिक है। कैसे पता सिमेट्रिक है, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कंडीशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, यानी अगर y का पावर इवन है, अगर y का पावर क्या है, इवन है, तो वो x के अलोंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। अगर x का पावर इवन है तो वो y के अलोंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलिए, ये तो हो गई बात। अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक, अच्छा देख के भी आप बता सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एकदम बराबर है, तो ऑब्वियस है कि सिमेट्रिक है ना, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फोकस जो होता है ना, ये जो फोकस होता है इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, a0, ये भी सब तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, फोकस, ठीक है, जो पाराबोला होता है उसका यानी राइट वार्ड पाराबोला जो होता है उसका फोकस कितना होता है, a,0 होता है। और ओके, तो हमको जो है ना ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। तो अगर हम इस पोर्शन का एरिया निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे का एरिया नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा, है कि नहीं। अगर हम एक का निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिल जाएगा, पूरे का एरिया मिल जाएगा। और ओके ना, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। चलिए, ये तो हो गई बात। तो थर्ड स्टेप की बात कर रहे थे, हमने एक स्टेप कर लिया कि भाई एक रफ स्केच ड्रॉ करना था, वो हमने कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है भाई, तो सेकंड स्टेप ये है कि आपने जो है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करना। चलो हम लोग भी यहाँ पे करते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम लोग एक यहाँ पतला सा एकदम छोटा सा जो है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका अब रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस है कि भाई इसका भी लेंथ होगा और इसका भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो इसका जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं dx है ना, इसका जो ब्रेथ है वो क्या मान लेते हैं, dx है। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई को हम लोग मान लेते हैं y। और ओके ना, यानी y इंटू डी एक्स, यानी इसका अगर एरिया हमको, ये जो पतला वाला जो स्ट्रिप हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, अगर हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, y इंटू डी एक्स कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। और ओके ना, अभी देखो यहाँ तक ठीक है। अभी देखो ये जो स्ट्रिप है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हैं, ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और वापस ये यहाँ तक जाएगा। ऑरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट, तो 0 0। तो ये जो आपका कर्व, ये जो आपका जो आपने स्ट्रिप ड्रॉ करा हुआ है, ये यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम और यहाँ तक जाएगा। और ओके ना, अभी देखो, तो एक हम काम करते हैं कि जो पूरा जो हमारा है, ये जो पूरा हमारा जो पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पूरा जो कर्व है, इसको हम लोग अगर इसी स्लाइसेस में बांट देते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सब इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वल मतलब छोटे छोटे स्लाइसेस उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हम लोग सबका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद अगर हम सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, है ना, हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उतना सारा स्लाइस नहीं करेंगे, हम लोग केवल एक स्लाइस करेंगे। भाई ये हमारा जो हो गया, ये हमको एक तरह से इसका एरिया हमको पता है कि भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और इसका एरिया क्या होता है, तो हमने पता है कि भाई क्या होता है, वाई लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया हमारा लेंथ, यानी हमारा वाई क्या था, लेंथ था, और ये हो गया हमारा ब्रेथ, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस पूरा पोर्शन का हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। और ओके ना, हमको क्या मिल जाएगा, इस पूरे पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। और ओके, लेकिन ये जो स्ट्रिप आपने जो यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप आपने यहाँ पे ड्रॉ करा था, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ए से मूव करेगा और कहाँ तक मूव करेगा, 0 तक। यानी
आपने क्या करना है, एरिया तो कैलकुलेट कर लिया आपने, यानी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का तो एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कहां से कहां तक, तो ए टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम ये जो है आपका, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है मैक्सिमम ए तक आएगा और वापस आपका जीरो तक जाएगा, यानी ए टू जीरो। यानी यहाँ पे जो है आपको y इंटू डी एक्स जो मिल गया आपको, यानी एरिया को आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। यानी अब समझो फिर से, ये जो है हम इसको यहाँ पे इरेज करके फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से। हम यहाँ थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से हम समझा पाए। फिर से देखो, ये तो हमने क्या करा, कर्व ड्रॉ कर लिया था ना, तो हमने क्या करा, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। इसका जो चौड़ाई था यानी ब्रेथ था वो कितना था, dx था, और इसका जो लंबाई था वो कितना था हमारा, y था, यानी लेंथ हमारा था y और ब्रेथ हमारा कितना था, dx था। अब हमने क्या कर देना है कि अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो पोर्शन हमने जो ड्रॉ करा हुआ है इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको, इसका एरिया अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने जो है इस पूरे को, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हमने क्या करा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में हमने इसको डिवाइड किया है, और एक तरह से आप बोलो कि हम लोग सबको क्या कर रहे हैं, निकाल कर उसको जोड़ रहे हैं, सबका एरिया कैलकुलेट कर उसको हम जोड़ रहे हैं। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इंटीग्रेशन। तो हमने क्या करा, एक का निकाल दिया, यानी एक जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ड्रॉ करा था उसका हमने एरिया निकाल दिया y इंटू डी एक्स, और हमने देख लिया भाई कहां से कहां तक मूव करेगा, तो ये जो है आपका 8 to 0 मूव करेगा। ऑल ओके ना। अच्छा, तो अब हमने क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। चलो इंटीग्रेट कर लिया जाए। लेकिन अगर आपको पूरा एरिया निकालना है तो आपको पता है कि भाई ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या सिमेट्रिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा टोटल एरिया। इन जब टोटल एरिया निकलेगा कितना निकल जाएगा, 2 टाइम्स, मतलब जो भी आपको इंटीग्रेट करके लाओगे ना उसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक इसीलिए। चलिए अभी देखो, अब ध्यान से, इक्वेशन क्या था हमारे पास, इक्वेशन था हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x था ना। अच्छा, यहाँ पे डिमांड किसका है, y का, तो y निकालो अब यहाँ से। तो y यहाँ से क्या निकालोगे, अंडर रूट 4x निकालोगे क्या आप यहाँ से। तो ये तो टू रूट ए तो बाहर निकल गया ना, 2 रूट ए तो बाहर निकल गया, बचा क्या, रूट एक्स। तो एक काम करो आप, y के जगह पे आप क्या लिख दो, 2 रूट एक्स लिख दो, और इसको आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां इंटीग्रेट कर दो, a to 0 आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी तक आपने केवल इसका एरिया निकाला, तो अगर आप 2 से गुना करोगे तो पूरे का एरिया आपका निकल जाएगा। ऑल ओके ना। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं और फिर जो है ना आपको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं, और आपका जो एरिया आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हमको हमारा एरिया मिल जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा इंटीग्रेट करके आपको दिखाते हैं। अभी देखो, आप यहां तक क्लियर है हर एक चीज। तो अभी देखो, तो एक काम करो, ये 2 रूट ए है इसको भी आप बाहर कर दो, तो 2 तो ऑलरेडी था, तो 2 रूट ए भी आपका बाहर निकल गया। यानी हमको जो किसको इंटीग्रेट करना है, केवल रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो a to 0, ये तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 रूट ए हो गया। और ओके ना। अब देखो, x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 1/2 है, नॉट 1 है, x टू द पावर 1/2 है। तो हम एक काम करते हैं, हमको पता है ऑलरेडी कि भाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमको अच्छे तरीके से पता है। अगर मान लो कि आपको नहीं पता है, एक्स टू द पावर 1/2 को कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्या करते हो, 1/1 जोड़ते हो, फिर वही 1 नीचे करते हो ना, 1/2 यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन क्या चाहिए, 1/2 प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स टू द पावर 3/2, और नीचे भी कितना मिल जाएगा आपको, एक्स टू द पावर 3/2। इसको आप लिख सकते हो ना, 2/3 टाइम्स एक्स टू द पावर 3 क्या चाहिए 2, इसको आप लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, करा कि भाई मान लेते हैं कि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करके हमको कितना मिला, 2/3 लिख दो यहाँ पे, 2/3 एक्स टू द पावर कितना, 3/2, और इसको आपने क्या कर देना, वैल्यू रख देना है, यानी अब डिफरेंट इंटीग्रेशन यहाँ से आपने कर देना है। अभी देखो, एक काम करो, ये जो 2/3 है इसको ये बाहर निकालो, यानी 4 रूट ए तो है, इंटू 2/3 भी है। अब एक काम करो, अब क्या करो, एक्स टू द पावर 3/2 के जगह पे, यानी एक्स के जगह पे आप क्या करो, ये वैल्यू रख दो, एक बार ए रखो, एक बार 0 रखो, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, ए रखते हो, ठीक है, तो ये तो हमारा 4 रूट ए ऑलरेडी है। इसको एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 4 को और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 8 हो गया ना, यानी 8/3 निकल गया। अच्छा, जब इसको आप रखोगे यहाँ पे एक्स के जगह, जब क्या रखोगे, ए रखोगे, तो कितना हो गया, a to the power 3/2 हो गया, है ना। और 0 जब पुट करोगे, जब 0 पुट करो तो भाई 0 हो गया, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट हमको मिल गया। क्या हमको रिजल्ट मिल गया कि भाई 8/3 रूट ए टाइम्स a to the power 3/2 हमको यहाँ पे रिजल्ट हमारा मिल गया, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेप हम लोग यहाँ से और करते हैं। देखो वो क्या है, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, बेसिक एक्सपोनेंट का एक रूल पढ़ा हुआ है। वो रूल क्या होता है कि अगर बेस सेम होता तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, यानी यहाँ पे 1/2 है प्लस 3/2 है, और ओके ना। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा, 8/3 टाइम्स ए, और ये देखो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, है ना, तो ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4/2। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट मिल गया वो कितना निकल गया, 8/3 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको लिख देना है स्क्वायर यूनिट, आपको लिख देना। तो ये आपको आपका एरिया मिल गया। और ये कहाँ का एरिया मिला, समझो अब ध्यान से, ये कहाँ का आपको एरिया मिला, तो जो यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ करा था, यहाँ पे आपने जो राइट वाइड पैराबोला ड्रॉ करा था, और ये जो आपका लैटिस रेक्टम था
उसके बीच का ये आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। यानी ये जो इसके बीच का जो ये एरिया वो कितना है, 8/3 ए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना अच्छे तरीके से, आपको आइडिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हम क्या करें, काफी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चंस ले रहे हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या करना, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, और एरिया कहाँ कहाँ का एरिया कैलकुलेट करना है, तो एक लाइन है जो कि x=4 है, एक लाइन है जो कि क्या है, x=4 है, और एक आपका इक्वेशन और दिया हुआ है, यानी कर्व दिया हुआ है y² = 16x। इसके बीच का आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, यानी ये एक लाइन है आपका x=4 है, और एक कर्व दिया हुआ है, और कर्व कितना है, y² = 16x है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच का आपने एरिया कैलकुलेट करना। अब देखा जाए भाई किस प्रकार से एरिया हम लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक रूल है, आप क्या करोगे, इसको आपने पता है कि भाई ये जो है ना y² = 4ax के टर्म पे है ना, y² = किसके टर्म पे है, 4ax के टर्म पे, यानी कौन सा, ये राइट वर्ड पैराबोला है ना, ये जो है आपका राइट वर्ड पैराबोला है। यानी क्या हो गया, y² क्या हो गया, यहाँ पे तो 16x है, यानी 4a जो है वो किसके बराबर, 16 के बराबर है ना, 4a जो है वो किसके बराबर, 16 के बराबर। यानी यहाँ से जो a आपका निकल गया वो कितना निकल गया, 4 निकल गया। चलिए सबसे पहले क्या करा जाए, एक रफ स्केच ड्रॉ करा जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक रफ स्केच हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको हम फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने एक रफ स्केच ड्रॉ करना होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रफ स्केच फिर से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक जो है एक रफ स्केच ड्रॉ करा। किसका ड्रॉ करा हमने, रफ स्केच हमने पैराबोला का ड्रॉ करा। क्यों, क्योंकि भाई पैराबोला की बात आ रही है। और ओके ना, अभी देखो फिर क्या है आपका, x=4 है यहाँ पे, है ना। अच्छा एक काम करो, आप यहाँ पे ये मान लो कि 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, यानी अब ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब ये भी ड्रॉ कर लो आप, यानी ये हो गया हमारा, ये हो गया लाइन, यानी ये लाइन हो गया हमारा x= क्या चीज 4। ठीक है, जो हमने x= 4 था इसका भी हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा क्या है, y² = 16x है, इसका भी हमने ये कर लिया। और ओके ना यहाँ तक। अभी देखो यहाँ तक ऑल ओके। तो जब पैराबोला है, ये जब हमको पता है कि भाई ये पैराबोला है, तो ऑब्वियस है कि भाई इसका क्या होगा, फोकस होगा ना, फोकस होगा। और फोकस क्या होता है, फोकस यहाँ पे हमको पता है कि भाई कहीं ना कहीं फोकस होगा। और फोकस यहाँ पे क्या होता है, फोकस आपको पता होना चाहिए कि फोकस होता है पैराबोला का a0, याद रखना आपको। फोकस कितना होता है पैराबोला का, लेकिन कौन सा पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला। तो राइट वर्ड पैराबोला का जो फोकस होता है वो कितना होता है, a,0, ये a है आपका a,0। और यहाँ से आपने a कितना कैलकुलेट करा है, 4, यानी जो आपका फोकस है वो कितना है, 4,0। तो यही ना है आपका ये, यानी एक तरह से ये आपका फोकस भी है ना, एक तरह से ये क्या है आपका फोकस भी है। और ओके, अभी देखो क्यों फोकस है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका क्या है, फोकस, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a0, और a यहाँ पे आपने कैलकुलेट करा हुआ है। तो a आपने कितना कैलकुलेट करा हुआ है, 4, यानी ये जो पॉइंट है आपका कितना है, ये बोल सकते हो कि 4,0 है। ऑल ओके ना। तो एक तरह से देखो तो ये क्या है आपका, लैटिस रेक्टम हुआ कि नहीं हुआ, जो अभी हमने क्वेश्चंस किया था। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया आपका, लैटिस रेक्टम हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, ये तो हो गया यहाँ तक कि भाई हमने सबसे पहले क्या करा, कर्व ड्रॉ कर लिया, जो भी इक्वेशन गिवन था उससे हमने क्या कर लिया, कर्व ड्रॉ कर लिया। अच्छा कर्व ड्रॉ करने के बाद हमको देखना होगा कोई क्या सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑब्वियस है कि भाई सिमेट्रिक है। ठीक है, देखने से भी लग रहा है कि भाई दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। चलिए ये भी हमने समझ लिया कि भाई सिमेट्रिक है। उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद जो हमको यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा क्या निकालना होगा हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा समझिएगा कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो उसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो हमको जो है ना ये पॉइंट को निकालना होगा। ठीक है, ये पॉइंट को निकालना होगा। ठीक है, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कितना पॉइंट है, दो। अब यहाँ पे आपके पास दो कर्व है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो कर्व है। अच्छा देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है तो आप नहीं भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक काम करो, इसको आप अवॉइड करो, इसको आप नहीं निकालो आप। ठीक है, आप सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, आप एक काम करो, एक सिंपल सा आप क्या करो, स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, है ना। आप क्या करो, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लो जिसका ब्रेथ कितना है, dx है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, नॉट क्लास में किया था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका लेंथ कितना है आपका, y है, इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, dx है। और क्या करो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यानी y को क्या करो आप, यानी इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो। और जब छोटे से का एरिया क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करोगे। और कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, देखो ये जो आपका स्ट्रिप है ना, ये जो आपका स्ट्रिप है कहां से कहां मूव कर सकता है, ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, और वापस कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा, क्योंकि ये जो ऑरिजिन है आपका ये 0 0 है।
तो ये जो एक काम करो, आप y को क्या करो, मतलब इसका जो एरिया है ना, इसको क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां इंटीग्रेट कर दो? 4 से 0, तो आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन क्योंकि सिमेट्रिक है, तो आप क्या करो, 2 से गुना कर दो। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे हमने मना कर दिया, चाहे हमने एक तरह से अवॉइड किया कि भाई हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर हम मान लो निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अच्छा निकाल तो लिए, मान लो निकाल भी लिए, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी उसका महत्व क्या है, तो वो हम लोग थोड़ी देर में अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया था, 16x, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 16x था, और x इक्वल टू क्या था, 4 था। तो इसके बीच का हमको क्या करना था, हमको एरिया निकालना था, है ना। तो देखो y की वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगी, तो यहाँ से ऑब्वियस है कि स्क्वायर जाएगा तो रूट चला जाएगा ना, यानी 4 रूट x, यानी यहाँ से हमको y मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा, 4 रूट क्या चाहिए, x। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो 4 एक्स को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना, 4 to 0, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से क्या करना है, गुना करना पड़ेगा, है ना। 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना। क्यों? क्योंकि भाई सिमेट्रिक वाली बात है, तो सिमेट्रिक है तो गुना करना ही पड़ेगा ना। चलिए, अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि भाई एक काम करोगे, अब यहाँ से इस 4 को बाहर निकाल दो, तो 2 और 4 ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि भाई जब रूट एक्स को, है ना, रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमको जो मिलेगा 2/3 मिलेगा, है ना। 2 बाई क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, टाइम्स x टू द पावर 3/2 मिलेगा। ये तो बाहर निकल जाएगा, तो एक तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बार 4 रखना और एक बार हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो एक बार यहाँ पे क्या करो, 4 रख दो और एक बार यहाँ पे क्या रख दो, 0। ये देखो ये कितना हो गया, 16/3 हो गया ना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 8 को 2 से, अभी देखो अभी एक बार क्या करो, 4 रखो, क्योंकि 0 रखो तो 0 हो जाएगा, तो 4 रखो, तो 4 को लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 3/2। तो यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इधर से कितना बच गया, 16/3 तो ऑलरेडी है, और यहाँ से आपको 2 टू द पावर 3 मिल गया, यानी 8 मिल गया। यानी वो कितना मिल गया, 48/3, सॉरी नॉट 48, 16 में 8 से गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 128 मिलेगा ना। हमको लगा कि भाई ये 6 है, 6 इंटू 8, जबकि यहाँ पे 16 है, तो 16 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 128 मिलेगा। तो ये जो आया हमारा, वो हमको रिजल्ट हमारा मिल गया, यानी 128/3 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये हमको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। कहाँ का रिजल्ट मिल गया, ये वाला जो पूरा पैराबोला था, यानी कौन सा पैराबोला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x था और x इक्वल टू जो 4 था, इसके बीच का हमको एरिया मिल गया, और वो एरिया कितना निकला, 28/3, यानी 28/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या है ना, केवल प्रैक्टिस करना होगा आपने। ठीक है, रूल हमने समझ लिया, रूल क्या क्या है, अब आपने क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना। चलिए एक हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई आपने जो है ना एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, और यहाँ पे सर्कल का आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जैसे ही आपको ये इक्वेशन दिख जाए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो समझ लो कि जो आपका सेंटर है वो ऑरिजिन पर है। ठीक है, सेंटर कहाँ पे है आपका, ऑरिजिन पर है, तभी ना एच और के क्या आपका 0 है। तो ये जब भी इस तरह का मिल जाए तो समझ लो आपकी भैया जो आपका सेंटर है वो कहाँ पे है, ऑरिजिन पर। ये मिल गया आपको इक्वेशन, एंड ये तो एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड आपको निकालना है एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो आप। यानी आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना। लेकिन कहां पे एरिया निकालना है, यानी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहला रूल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो रूल हमने आपको बताया हुआ है कि भाई सबसे पहले आप रफ स्केच ड्रॉ करो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले किसका, ये जो भी कर्व है, तो हमको पता है कि भाई ये कर्व किसका है, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन किसका है, तो इक्वेशन सर्कल का है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का हमने कर्व ड्रॉ कर लिया, ऑल ओके ना। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि भाई एक्स आपको जो है, ये जो इक्वेशन है आपका यानी सर्कल का एक्स एक्सिस, यानी ठीक है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, और एंड बोल रहे हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉट और एंड, यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी आपको इतने में एरिया कैलकुलेट करना है, इतने में, है ना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड और फोर्थ होता है। तो आपको ये पूरे पोर्शन का, यानी ये वाला पूरा पोर्शन कितना है, इसका आपने एक तरह से एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। चलिए फिर से सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हमको एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया और बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपका 0 0 होगा ना। अच्छा, इक्वेशन क्या था आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर, है ना। यानी ये तो रेडियस है ना आपका, तो रेडियस ये है आपका, यानी ये दूरी रेडियस हो गया आपका, यानी इसका पॉइंट क्या होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0, है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, a0 होगा, ऑल ओके ना। चलिए
हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो चलिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जिसका लेंथ क्या है dx है, जिसका लंबाई है वो क्या है y है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये y इंटू dx हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो आपका है ये कहां तक जाएगा, मैक्सिमम a तक जाएगा, और वापस कहां तक आएगा, 0 तक जाएगा, क्योंकि बोला गया ही है कि भाई आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल निकालना है। तो ये क्या होगा, आपको इंटीग्रेट करना है इसको, लेकिन कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, a टू 0 आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऑल ओके ना, चलो अब इंटीग्रेट कर दो। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले आपको y की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना। अब y क्या है, तो देखो आपको पता है कि आपका जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन कितना है भाई, आपके पास इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो यहां से जो है ना आपको y की वैल्यू निकालनी होगी, और y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो देखो। तो ये देखो आपको पता है कि भाई ये प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, ए स्क्वायर माइनस क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया ना। ऑल ओके, ए स्क्वायर माइनस क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया। अच्छा अब ये भी पता है कि भाई स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया। ऑल ओके ना, अब कुछ नहीं करो, अब यहाँ पे रख दो आप, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आप रख दो। ऑल ओके ना, और इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, आपको जो है कहां से कहां इंटीग्रेट करना, a टू 0 आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो आप यहाँ से a टू 0 क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी देखो आप यहाँ से, अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी आपको जो है हमने ऑलरेडी बता रखा है सम स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। तो वो उसका फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पे उस फॉर्मूला को लिख देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है, बोल सकते हो x/2, याद रखना है लेकिन आपने, फिर x/2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर है आपका, माइनस क्या है आपका एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्केच का प्रॉब्लम हो जा रहा है बार बार। चलिए इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x/2 है ना, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एक तरह से बोलो कि आपने जो है इसको इंटीग्रेट करके ये ला दिया, इसको आप सॉरी इसको इंटीग्रेट करके आपने ये ला दिया, और आपको याद भी रखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आपने क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है, यानी एक बार आपने ए रखना है और एक बार आपने क्या रख देना है, 0 रख देना है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे एक बार ए रख दो और एक बार आप यहाँ पे क्या कर दो, 0 रख दो, ठीक है। अब 0 रख दोगे तो सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करा जाए, तो सबसे पहले ए रखा जाए, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर रखते हैं, ए रखा जाए। अब ए रखोगे तो खुद सोचो, जब ए रखोगे तब वो क्या मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे जब ए रखोगे तो भाई ए स्क्वायर हो गया, यानी पूरा ये तो खत्म हो गया ना, पूरा 0 हो गया। और ओके कि नहीं। अच्छा बचा यहाँ पे, ये क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पे, तो लिख दो आप यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 लिख दो। साइन इनवर्स, और जब एक्स जब आप ए पुट करोगे तो ए आपका कट जाएगा ना, ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स 1 बच जाएगा ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1 बच जाएगा। ऑल ओके ना। अच्छा आपको ऑलरेडी पता है कि भाई साइन इनवर्स 1 यानी 1 के जगह पे साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने पता है कि भाई साइन 90 की जो वैल्यू होती है ना, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और साइन 90 को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन पाई बाई 2 ले सकते हैं, है ना। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि साइन तो साइन रख देना आपको यहाँ पे, और 1 के जगह पे क्या लिख देना है, ये साइन इनवर्स रहेगा आपका, और ये जो 1 है आपका ना, इस 1 के जगह पे हमको क्या लिख देना, साइन पाई बाई 2 लिख देना, ठीक है। देखो इसको हम फिर से लिख के आपको दिखाते हैं। ये तो साइन इनवर्स को आप रहने दोगे, ठीक है, और ये जो 1 है ना आपको, 1 के जगह पे आपको क्या लिख देना, साइन पाई बाई 2 लिख देना, और ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यानी आपका क्या निकल गया, फाइनल आंसर आपको निकल गया, आपको मिल गया पाई ए स्क्वायर बाई 4, है ना। ये क्या आपको मिल गया, पाई ए स्क्वायर बाई क्या चीज 4, यानी आपको इसका एरिया निकल गया, यानी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकल गया। सपोज आपको बोला जाता कि भाई आप पूरे सर्कल का एरिया निकालो, है ना। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता कि भाई आप क्या करो, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, तो ऑब्वियस है हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। क्यों गुना कर देते हैं, क्योंकि भाई सिमेट्रिक वाली बात है, हमको पता है कि भाई सिमेट्रिक है ना। ये चारों क्या आपके चारों पोर्शन बराबर है, देखने से भी लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर सर्कल का एरिया बोलता निकालने को, यानी एरिया ऑफ सर्कल जो आपने पढ़ा भी होगा, है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि रेडियस ए है तो ए स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है, जो भी यहाँ पे है ना, उसको क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, यानी 4 इंटू पाई ए स्क्वायर में क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये आपका 4 और 4 क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी पाई ए स्क्वायर आपको मिल जाता है।